नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, किसी भाषा के शब्द भंडार में शब्दों की संख्या सीमित ही होती है, लेकिन समय के साथ हमें नए नए शब्दों की आवश्यकता होती है और हम कुछ शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाते हैं या गढ़ते हैं। इस शब्द बनाने की प्रक्रिया में हम समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि आदि का सहारा लेते हैं। तो आज का हमारा विवेच्य विषय है समास। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात किसी लंबे वाक्यांश को छोटा करना। उदाहरण, स्वर्ग को प्राप्त। वाक्यांश के लिए स्वर्ग प्राप्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वाक्य को संक्षेप में लिखने से वह काफी प्रभावशाली हो उठता है। समास की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे युद्ध के लिए भूमि को हम संक्षिप्त रूप में युद्ध भूमि लिखते हैं। बच्चों, अब हम समास विग्रह के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार कई शब्दों को जोड़कर समास बनता है, ठीक उसी प्रकार किसी सामासिक शब्द को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे चक्रधर शब्द का समास विग्रह चक्र को धारण करने वाला होगा। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हम एक एक करके इन समासों के बारे में जानते चलेंगे एवं उनके विग्रह को भी समझते चलेंगे। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का अर्थ है जिस शब्द पर व्याकरण के नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़े। उदाहरणार्थ, यथासंभव, संभावना के अनुसार, सादर, आदर के साथ, आमरण, मरण तक। इन उदाहरणों में यथा, सा, आ पहला पद है। ये सभी पद प्रधान हैं और इन पर व्याकरण के नियमों के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे लड़का शब्द का हम लिंग परिवर्तित कर लड़की बना सकते हैं, इसका वचन बदलकर लड़कों कर सकते हैं, पर यथा, सा, आ में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान और पहला पद गौण होता है तथा जिसमें कारक का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम राजपुत्र शब्द को ले लें तो इसमें दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। अर्थात हम यहाँ राजा यानी प्रथम पद की बात नहीं करके राजा के पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अतः पुत्र ही प्रधान है। रसोई घर में रसोई के लिए प्रयोग में आने वाले घर की बात की जा रही है। अतः यहाँ रसोई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह घर महत्वपूर्ण है जिसमें हम रसोई बनाते हैं। कारक की विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के कई भेद हैं, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। कर्म तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास में कर्म कारक का लोप होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। उदाहरण, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को गमन। करण तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास में करण कारक का लोप होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण, रोग युक्त, रोग से युक्त, रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक का लोप होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। उदाहरण, राह खर्च, राह के लिए खर्च, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास में अपादान कारक का लोप होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है। बच्चों, कर्म कारक में भी से विभक्ति देखा होगा।
लेकिन कर्म कारक के से विभक्ति का प्रयोग जहाँ किसी साधन के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किसी चीज से अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अतः आप देख पा रहे हैं यहाँ कि हम रोग से मुक्त हो रहे हैं, रोग से अलग हो रहे हैं। देश निकाला, देश से निकाला, यहां भी देश से अलग होने की बात है। संबंध तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में संबंध कारक का लोप होता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है। उदाहरण मातृ प्रेम, माता का प्रेम। जीवन साथी, जीवन का साथी। अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक का लोप होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में है। उदाहरण दानवीर, दान में वीर। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो बच्चों, इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास में विभिन्न कारकों के लोप से बने शब्दों का अध्ययन किया। अब हम समास के अन्य भेदों के बारे में जानेंगे। कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमान हो और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण विशेषण विशेष्य संबंधी उदाहरण। महाराजा, महान है जो राजा। नील गगन, नीला है जो गगन। उपमान उपमेय संबंधी उदाहरण। कनकलता, कनक की सी लता। कमल नयन, कमल रूपी नयन। बच्चों, यहाँ विशेषण का अर्थ किसी चीज की विशेषता बताने वाला है, जैसे नीला और महान। विशेष्य का अर्थ जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है, जैसे नीला के लिए गगन विशेष्य है और महान के लिए राजा विशेष्य है। अर्थात जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उपमान का अर्थ है किसी चीज के साथ तुलना करना, जैसे कनक, कमल। उपमेय का अर्थ है जिस चीज की तुलना की जा रही है, जैसे लता और नयन। यहाँ लता की तुलना कनक से, कनक यानी सोने से की गई है, और नयन यानी आंख की तुलना कमल से की गई है। द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समूह। द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान तथा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। हार जीत, हार और जीत। दुख सुख, दुख और सुख। बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों ही पद गौण हो तथा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यदि हम दशानन शब्द का समास विग्रह करें तो होगा 10 हों आनन जिसके, अर्थात रावण। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विग्रह में न तो 10 संख्या महत्वपूर्ण है और न ही आनन, बल्कि प्रधान है तीसरा पद यानी रावण। उदाहरण लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। बच्चों, इस समास में हम जितने भी शब्द देखते हैं वह किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना कंठ या गला नीले रंग से रंग ले तो हम उसे नीलकंठ नहीं कहेंगे, बल्कि यह शब्द भगवान शिव के लिए ही प्रयुक्त होता है। अब आप पुस्तकों में दिए गए अन्यान्य शब्दों का विग्रह कर उनका समाधान करने में अवश्य सक्षम होंगे। समास की अच्छी समझ के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को ठीक तरह से समझा होगा। फिर मिलते हैं हिंदी व्याकरण के एक नए पाठ के वीडियो के साथ। धन्यवाद।